अध्याय 11 9 स्थितियाँ। युद्ध की कला 9 प्रकार के मैदान पहचानती है। पहला विस्तृत मैदान, दूसरा सुगम मैदान, तीसरा विवादपूर्ण मैदान, चौथा खुला मैदान, पांचवा परस्पर काटते राजमार्गों का मैदान, छठा गंभीर मैदान, सातवां कठिन मैदान, आठवां घिरा हुआ मैदान, नौवां निराश करने वाला मैदान। जब प्रधान पुरुष अपने खुद के क्षेत्र में लड़ता है यह विस्तृत मैदान है। जब वह शत्रु की सीमा में घुसा हो पर काफ़ी दूरी पर नहीं तो वह सुगम मैदान है। वह अधिकारपूर्ण क्षेत्र जो कि किसी भी पक्ष को लाभ पहुंचा सकता है वह विवादपूर्ण मैदान है। मैदान जिस पर किसी भी पक्ष को गतिविधि की स्वतंत्रता होती है वह खुला मैदान है। मैदान जो कि 3 समीपस्थ राज्यों की कुंजी का प्रारूप बनाता है जिससे कि जो पहले उसका अधिवास कर ले उसके नियंत्रण में साम्राज्य का अधिकांश नियंत्रण आ जाए, यह परस्पर काटते राजमार्गों का मैदान है। जब सेना शत्रु राष्ट्र में घुस जाए किलेबंद शहरों को पीछे छोड़ते हुए, यह गंभीर मैदान है। पहाड़, जंगल, खाई, चढ़ाई और दलदल, पूरा राष्ट्र जो कि मुश्किलों यात्रा के लिए वह कठिन मैदान है। मैदान जिसमें संकरी तंग घाटियों से पहुंचा जा सके या जिसमें केवल कपटपूर्ण रास्तों से पहुंचा जा सके। इस तरह की अल्प मात्रा में शत्रु काफ़ी हो, भारी मात्रा में हमारे आदमियों को मारने के लिए, यह घिरा हुआ मैदान है। मैदान जिस पर केवल लड़कर हम बिना देरी करे नष्ट होने से बच सकें वह निराशा पैदा करने वाला मैदान है। इसलिए लड़े नहीं विस्तृत मैदान पर, सुगम रास्ते पर रुके नहीं, विवादपूर्ण मैदान पर हमला नहीं करो, खुले मैदान में शत्रु के रास्ते को रोकने की कोशिश नहीं करो, परस्पर काटते राजमार्गों के मैदान पर हाथ मिला लो अपने सहयोगियों से, गंभीर मैदान में लूटमार में विश्वास करो, कठिन मैदान में चलने पर निगाह रखो, घिरे हुए मैदान में चकमा देने को तैयार रहें, निराश करने वाले मैदान में लड़ें। जो अनुभव से निपुण नायक कहते हैं वे जानते हैं कैसे शत्रु सेना के अगले और पिछले हिस्से में दरार पैदा करें, उसके बड़े और छोटे खंडों में सहयोग रुके, अच्छे दल संयोग से रुकें खराब के, और अधिकारी अपने आदमियों को निर्देश देने से रुकें। यदि शत्रु पक्ष संरचित होता है तो वे उसको अनियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जब यह उसके हित में होता है वे आगे कदम बढ़ाते हैं, अन्यथा वह रुके रहते हैं कि विशाल सेना से बचाव करें जो कि अनुक्रम में है और हमला करने के लिए तैयार है। मैं कहूँगा छीन लो कुछ ऐसा जो कि आपके शत्रु को बहुत प्रिय हो, तब वह आपका आज्ञाकारी हो जाएगा। युद्ध के लिए चपलता जरूरी है। शत्रु के तैयार ना होने का लाभ उठाएं, अपना रास्ता अनपेक्षित रास्तों से बनाएं और उन बिंदुओं पर हमला करें जिन पर वे सचेत ना हों। यह सिद्धांत आक्रमणकारी सेना को ध्यान में रखने चाहिए। जितना ज़्यादा आप शत्रु राष्ट्र के अंदर घुसें उतनी ही ज़्यादा एकता आपकी फौज में होनी चाहिए और इस प्रकार शत्रु आपको जीत नहीं पाएगा। सशक्त प्रयास करो उर्वर जमीन को पाने के लिए जिससे कि वह आपकी सेना को भोजन प्रदान करती रहे। सावधानी से अध्ययन करो अपने आदमियों का और फिर उन पर हद से ज़्यादा विश्वास करो। यदि यह पूछा जाए कैसे शत्रु का सामना करो, समाहित करो अपनी ऊर्जा को और अपनी ताकत को उन्नत करें। अपनी सेना को निरंतर सक्रिय रखो और अथाह योजना बनाएं। अपने सैनिकों को उस स्थिति में छोड़ दो कि वह पलायन ना कर सकें और वे लड़ते हुए मृत्यु को प्राथमिकता दें। यदि वह बिना भय के मृत्यु का सामना करें तब ऐसा कुछ नहीं है जो कि प्राप्त ना कर सकें। अधिकारी और सैनिक अपनी संपूर्ण ताकत एक समान आगे रखें। सैनिक जब निराशा वाली स्थिति में होते हैं वह डर को भूल जाते हैं। यदि बचाव का कोई रास्ता ना हो वे मजबूती से डटे रहते हैं। यदि वे शत्रुपूर्ण राष्ट्र में हों वह अटल रुख प्रदर्शित करते हैं। यदि उनके पास इसके लिए कोई मदद ना हो तो वे भी बहादुरी से लड़ते हैं।
इस प्रकार बिना निगरानी के भी सैनिक तैयार रहते हैं। बिना पूछे हुए वह आपकी इच्छा पूरी करते हैं। बिना प्रतिबंध के वे आपके वफादार होते हैं। बिना आदेश दिए उन पर विश्वास किया जा सकता है। सगुण चिन्हों को निषेध कर और अंधविश्वासी संदेहों से दूर रहें। किसी भी विपत्ति से ना डरें जब तक मौत ना आ जाए। हमारे सैनिक पैसे के पीछे ना भागें, यह इसलिए नहीं कि उन्हें अरुचि है धन से, उनकी जिंदगी काफ़ी नहीं है, यह इसलिए नहीं है कि वह अनिच्छुक हैं दीर्घ आयु के। उस दिन जब उनको आदेश दिया जाएगा लड़ने का, आपके सैनिक रोएंगे, जो बैठे होंगे सूखेंगे मुंह छिपाए, और जो लेटे होंगे वह आंसू बहाएंगे। परंतु एक बार उन्हें युद्ध के मैदान में पहुंच जाने दो, वह अदम साहस प्रदर्शित करेंगे। प्रवीण योजना बनाने वाला सुईजन की तरह होता है। अभी सुईजन एक सांप है जो कि चंग पहाड़ों पर पाया जाता है। आप उसके सिर पर चोट करो और वह पूंछ से आक्रमण करेगा, और तुम उसकी पूंछ पर चोट करो, वह सिर से आक्रमण करेगा। उसके बीच के हिस्से पर चोट करो और वह सिर और पूंछ दोनों से आक्रमण करेगा। पूछें कि क्या सेना सुईजन की नकल कर सकती है? मैं कहूँगा हाँ, चूँकि वू और यू के आदमी एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी यदि वह एक ही नाव पर सवार हैं और युद्ध में फंस जाएं, वह एक दूसरे की सहायता में उसी तरह से आगे आएंगे जैसे कि बायां हाथ दाएं की सहायता करता है। अतः इतना जरूरी नहीं है कि अत्यधिक विश्वास किया जाए घोड़ों के बांधने में और दफन करने में रथों के पहियों को मैदान। सिद्धांत जिस पर सेना का प्रबंधन किया जाए वह है साहस के एक मानक का बनना जिस पर हर किसी को पहुंचना चाहिए। कैसे बनाए तालमेल मजबूत और कमजोर का, यह प्रश्न है जो सम्मिलित करता है उचित उपयोग मैदान का। अतः प्रवीण सेना नायक अपनी सेना से उसी तरह से व्यवहार करता है जैसा कि वह एक आदमी का नेतृत्व करता है बिना विकल्प के अपने द्वारा। यह सेना नायक का कर्तव्य है कि वह चुप रहे और अतः गुप्त भेदों को बनाए रखे, खरा और न्यायसंगत और अंततः अनुशासन को बनाए रखे। वह अपने को पेचीदा बना सके अपने अधिकारियों में और आदमियों में गलत प्रकटीकरण और सूचना से, और इस तरह रख सके उन्हें पूरी तरह से अनजान। अपने प्रबंधन में बदलाव करते हुए और अपनी योजना को बदलते हुए वह रखता है अपनी सेना को असमंजस्य में। अपने पड़ाव को बदलते हुए और घुमावदार रास्तों को अपनाकर वह शत्रु को अपने उद्देश्यों को जानने से रोकता है। विवेचनात्मक पल पर सेना नायक उस व्यक्ति की तरह से व्यवहार करता है जो कि ऊंचाई पर सीढ़ी से चढ़कर उसे लात मार देता है। वह अपने आदमियों को गहरी शत्रुतापूर्ण सीमा के अंदर ले जाता है अपने हाथ दिखाने से पहले। वह अपनी नावों को जला देता है और खाने के बर्तनों को तोड़ देता है। जैसे कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ घूमता है, वह अपने आदमियों के साथ उसी प्रकार से घूमता है और कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। अनेक लोगों को इकट्ठा करना और उनको खतरे में डालकर तैयार करना, यह सेना नायक का काम कहा जा सकता है। विभिन्न मापदंड जो 9 तरीकों के मैदान के अनुकूल हों, योग्यता, आक्रामक या रक्षा युक्तियों की, यह वह चीज़ें हैं जिनका निश्चित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। जब घुसें शत्रुपूर्ण सीमा के अंदर तो यह सामान्य सिद्धांत होना चाहिए कि वेदना गहराई में एकजुटता लाती है, वेदना सतह पर बिखराव लाती है। जब आप अपने देश को पीछे छोड़ देते हो और ले जाते हो अपनी सेना को पड़ोसी सीमा के अंदर, आप अपने को पाते हो नाजुक मैदान में। जब संचार की स्वतंत्रता चारों ओर से है तो मैदान है परस्पर काटते राजमार्गों का मैदान। जब आप बहुत अंदर तक शत्रु पक्ष में घुस चुके हो तो यह गंभीर मैदान है। जब आप कुछ अंदर ही हो तो यह सुगम मैदान है। जब शत्रु की आपके पीछे से पकड़ है और आगे संकरे रास्ते हों तो यह गिरा हुआ मैदान है। जब वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो वह निराश करने वाला मैदान है। इसलिए फैले हुए मैदान में
मैं अपने आदमियों को प्रेरित करूंगा उद्देश्यों के लिए लड़ने को। सुगम मैदान में मैं देखूंगा कि वहां मेरी सेना के सभी अंगों के बीच निकट का संयोजन हो। विवादपूर्ण मैदान पर मैं जल्दी ही फैसला करूंगा। खुले मैदान पर मैं अपने शत्रु पर सावधानी से निगाह रखूंगा। परस्पर काटते राजमार्गों के मैदान पर मैं अपने सहयोगियों के साथ जुड़ा रहूंगा। गंभीर मैदान पर मैं निश्चित करूंगा कि निरंतर चीज़ों की पूर्ति होती रहे। कठिन मैदान पर मैं मार्ग के सहारे चलूंगा। घिरे हुए मैदान पर मैं वापसी के सभी रास्तों को रोक दूंगा। निराश करने वाले मैदान पर मैं अपने सैनिकों से दावा करूंगा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए निराश ना हों, क्योंकि यह सैनिक की प्रकृति है कि वह प्रदर्शित करे जिद्दी प्रतिरोध जब वह घिरा हो, खूब लड़े जब वह खुद की सहायता नहीं कर सकता, और आदेशों का तुरंत पालन करे जब वह खतरे में पड़ जाए। हमें तब साथी राज्यों के साथ संगठन नहीं बनाने चाहिए जब तक हम उनकी रचना से परिचित ना हों। हम तब तक सेना को लेकर चलने के लिए उपयुक्त नहीं है जब तक हम उस शत्रु के राज्य से परिचित नहीं हैं। उसके पर्वत और जंगल, उसके गड्ढे और खतरनाक चट्टान, उसके दलदल और रेगिस्तान। हम प्राकृतिक बढ़त को तब तक संज्ञान में नहीं ले सकते जब तक हम स्थानीय पथ प्रदर्शक का उपयोग न करें। इन 4 या 5 सिद्धांतों में से एक को भी नज़रअंदाज करना शोभा नहीं देगा जंगी राजकुमार को। जब जंगी राजकुमार शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण करता है, उसका प्रभाव स्वयं ही शत्रु की एकाग्रता को प्रभावित करता है। वह अपने विरोधियों को पूर्णतः प्रभावित करता है और शत्रु के सहयोगी उसके विरोध में शत्रु के साथ नहीं जुड़ते। अतः वह खुद से प्रयास नहीं करता सभी से या विविध से जुड़ने का। वह अपनी खुद की गुप्त योजना रखता है अपने विरोधियों को विस्मयपूर्ण तरीके से डराने के लिए। अतः वह समर्थ होता है शत्रु के शहरों को कब्जा करने में और उनके राज्यों को उखाड़ फेंकने में। प्रदान करें पुरस्कार बिना किसी नियम के, आदेश दें बिना पहले प्रबंध को मानते हुए, और आप समर्थ होंगे संपूर्ण सेना को नियंत्रित करने में जैसे कि आपको करना है केवल एक आदमी को नियंत्रित। अपने सैनिकों का खुद से सामना करो और कभी भी उनको अपनी रचना का पता न चलने दो। जब नज़ारा चमकदार हो उसे लाओ उसकी आंखों के सामने, परंतु कुछ न बताएं जब स्थिति निराशाजनक हो। अपनी सेना को प्राणघातक खतरनाक स्थिति में रखो और वह जीवित रहेगी, और निराश करने वाली स्थिति में रखो और वह सुरक्षित निकल जाएगी। यह यथातथ्य है कि जब सेना नष्ट होकर पराजय के निकट होती है, वह जीत के सहरे को बांधने में क्षमतावान होती है। युद्ध में सफलता पाई जा सकती है सावधानी पूर्वक शत्रु के उद्देश्यों में अपने को समाहित कर। शत्रु की फौज के बगल के भाग पर जिद्द से लटके रहकर हम लंबे समय में युद्ध के सेनानायक को मारने में सफल हो सकते हैं। यह चीज़ों को पूर्णतः धूर्तता से पाना कहलाता है। उस दिन जब तुम अपना नियंत्रण लो, रोक दो सीमांत रास्तों को, नष्ट कर दो आधिकारिक लेखों को और रोक दो हर तरह के दूत। परिषद कक्ष में कठोर रहें जिससे कि आप स्थिति को नियंत्रण में रख सकें। यदि शत्रु दरवाजे को खुला छोड़ दे तो तुम शीघ्रता से प्रवेश करो। शत्रु को रोकें वह जीतकर जो उसको प्रिय है, और सूक्ष्मता से उसको मैदान में बुलाने की युक्ति निकालें। उस रास्ते पर चलें जो नियमों से निर्धारित है, और समायोजित करें अपने को शत्रु के अनुसार जब तक तुम निर्णायक युद्ध लड़ सकते हो। पहले प्रदर्शित करो अविवाहित जैसा प्रस्ताव जब तक कि शत्रु आपकी ओर आकर्षित ना हो। इसके बाद दौड़ते हुए खरगोश की तरह शीघ्रता दिखाएं, और यह काफ़ी देर होगी शत्रु के लिए कि वह आपका विरोध करे।